रेशमा चौगले के राजनीतिक जीवन की कहानी खुद उनके जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 24 न्यूज। मैं आपके साथ महेंद्र कुमार पांडे। जैसे कि हमने अपने दमदार के जितने भी हमारे दर्शक थे उनको हमने कहा था कि हम रेशमा चौगले की जीवन की कहानी खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। तो हम दमदार 24 न्यूज में रेशमा चौगले जी का स्वागत करते हैं। जी, नमस्ते सर। मैडम, आपका शैक्षणिक जीवन कहाँ से चालू हुआ और कहाँ से आपने शुरुआत की? ऐसे तो शैक्षणिक जीवन में हम साकीनाका में रहते थे। 10वीं तक हमने साकीनाका में स्कूल पढ़ी। हमारा ग्रेजुएशन जो हुआ है राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज से हुआ। उसके बाद हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो रुइया कॉलेज से हुआ। हम बताना चाहेंगे कि रुइया की हम टॉपर है एमएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने किया और मुंबई यूनिवर्सिटी में हम सेकंड थे। आप राजनीतिक जीवन ही आपने क्यों चुना? इसका क्या राजनीतिक जीवन में आने का आपका क्या तात्पर्य था? राजनीतिक जीवन एक तो सबसे बड़े हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे लिए बहुत बड़े इसका कारण है राजनीतिक जीवन में आने का। 2000 जी जी प्रेरणा स्रोत हमारे नरेंद्र मोदी जी है। 2014 में जब मैंने उनका सबसे पहले भाषण सुना था, उन्होंने जो स्वच्छता के बारे में बोला था, तो वो कहीं दिल में ऐसे लग गया था कि एक प्रधानमंत्री होते हुए देश के प्रधानमंत्री हमको स्वच्छता के लिए बोल रहे हैं और मैं घर में थोड़ा-सा स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा मेरा प्रयास रहता है। तो वो सुन के मेरे दिल में बहुत मतलब छा गए थे कि एक प्रधानमंत्री देश के हमको ऐसा संदेश दे रहे हैं। जैसा कि आपने अपने मुखारबिन से कहा, आप रुइया कॉलेज की टॉपर थी। तो आप बिजनेस भी अच्छा कर सकती थी, अच्छा जॉब कर सकती हैं। ये राजनीति ही क्यों? बिज़नेस भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन राजनीति में आने का मैंने वही बोला ना, जैसे हम सामाजिक कार्य तो पहले से कर रहे थे, बट उसके साथ मुझे कहीं ऐसा लगा कि हम राजनीति में रहेंगे तो और लोगों का ज़्यादा अच्छे से कुछ ना कुछ समाज सेवा में योगदान दे पाएँगे। जैसे कि रेशमा जी, आजकल के युवा जो है, वो राजनीति से तो ऐसे भागते हैं कि जैसे कोई कोरोना से भागता हो। आप एक युवा हैं, आपकी एक युवा सोच है। तो जो ऐसे युवा हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश है आपके पास? जी, जी। मुझे सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जब मैं इलेक्शन हार गई थी 2017 में, तो मुझे युवा मोर्चा की ज़िम्मेदारी मिली थी। युवा मोर्चा अध्यक्ष मैं चांदीवली की रह चुकी हूँ। राजनीति में कभी आए आप? मैं ऐसे तो 2007 से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, लेकिन तो राजनीति मैंने पहली पार्टी मेरी बीजेपी है। 2014 में ही मैंने बीजेपी का कार्य शुरू किया। उससे पहले हम कार्य करते थे तो महेश चौगुले एक्टिव थे, तो उनके साथ जो भी कार्य होता था वो करते थे। लेकिन 2014 से मैंने एक्टिवली सामाजिक कार्य के साथ पॉलिटिकल काम करना चालू किया। तो जैसे कि हमारा सवाल था कि आज के जो युवा हैं, सरकार को कोसते ज़रूर हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं कर रही, लेकिन वो खुद फील्ड में नहीं आते हैं। तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी। अभी अपना सब मतलब हम पता है हमें कि भारत देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। अभी की फ़िलहाल की जो कंडीशन है उसके तहत, तो हमारे युवा को खुद राजनीति में अगर वो नहीं आएँगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में आके हम भारत देश को कितना और बदल सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो भी पदाधिकारी भी बनाए गए हो, उसके लिए भी एज लिमिट लगाई गई थी। तो हमारे मतलब संगठन ने भी यही सोचा कि कुछ कहीं न कहीं तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। तो वही हम भी सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर नहीं आएँगे बीजेपी में बोलो या कोई भी पार्टी में या राजनीति में नहीं आएँगे तो उनको नहीं समझेगा कि हम देश के लिए बदलाव कैसे ला सकते हैं। चलते-चलते एक हर्षोल्लास पे भी हमारा आपका चर्चा हो जाए, चूँकि आज आप बिहार प्रदेश पूर्ण बहुमत से एनडीए जीत गई है, उस पे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया भगवा में बिहार भी भगवा में हो गया है, हम बहुत खुश हैं और ये मतलब एक्सपेक्टेड थे ये रिज़ल्ट्स हमारे लिए तो, पता नहीं किसी और के लिए नहीं हो बट हमारे लिए एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स थे कि बिहार में भी भगवा आने ही वाला है। बहुत लोगों ने कहा था कि ये तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब जैसे कि हर बार होता है कि इलेक्शन जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है सरकार, बताओ ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम कोरोना चालू हो जाता है, वो चालू भी हो गया है। ये तो अब नाच ना आए आंगन टेढ़ा ये बात हुई है कि कभी ईवीएम खराब हो जाता है तो कभी डबल वोटर होता है तो कभी कोई चोरी का मामला होता है। मतलब इनके पास कुछ और चीज़ नहीं रही तो ये लोग यही बोलते रहते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि हमने दिल चोरी कर लिए लोगों के, काम करके चोरी कर लिए है, तो वो वोट चोरी और ये सब अभी लोग नहीं सुनने वाले। कभी संविधान का मुद्दा लाते हैं, कभी कुछ और लाते हैं। तो लोकसभा में उन्होंने वो कर लिया था लेकिन अभी वो नहीं कर पाएँगे। तो मैडम, अभी एक सवाल और था कि अब राजनीति के में कदम तो आपने रख ही दिया है कई दशक पहले।
तो ये राजनीति लंबा अपने जीवन तक चलेगा? जी, जी, ज़रूर। लंबा चलेगा, इसका मतलब ये है कि हम जब तक जो सोचे हैं लोगों के लिए जो करना है वो करके रहेंगे। आज हम जानते हैं कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी इतना प्रयास वो करते हैं हर काम करने का। नहीं, मेरा सवाल ऐसा था कि बहुत लोग हैं, शाम को दूसरी पार्टी में रहते हैं, सुबह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपके अंदर ऐसा तो नहीं कुछ सोच है? नहीं, 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 ऐसी कोई सोच नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2017 में हम हारे थे, कुछ ही कम वोट से मतलब रह गए थे, लेकिन हमने कभी पार्टी बदली नहीं और ना ही कभी बदलेंगे, क्योंकि हमारा विचारधारा से जोड़ है। हमारी पार्टी से ज़्यादा संगठन से हमारी मजबूती ज़्यादा है। सत्ता आएँगी, जाएँगी। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी, इनके भाषण आज भी सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो सिखाया है, समझाया है, तो वो विचारधारा अलग है। हम रेशमा जी के बारे में थोड़ा दर्शकों को जो है प्रिपेयर करना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्शन इन्होंने 2007 में लड़ा था, 17 में, और आपने कितना थर्ड तीसरे नंबर पर आई थी ना? हाँ। तीसरे नंबर पर आई थी और फर्स्ट टाइम इनका था, इनके पास कोई उतना बड़ी जानकारी भी नहीं थी। तो इन्होंने फिर भी इलेक्शन में चुनावी मैदान में आए, लेकिन तब 17 से लेके आज तक निरंतर जनता के बीच में है। तो मैडम, जनता आज भी आपको चाहती है कि आप इलेक्शन लड़ें? जी, जी। 2017 में जब हम लड़े थे तो 6256 वोट हमको मिले थे, और वो जो वोट हमको मिले थे वो लोगों के लिए मुझे तो काम करना ही था, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास रख के, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रख के, मोदी जी पर विश्वास रख के उन्होंने वोट दिए थे। तो हमारा प्रयास यही था कि जिन्होंने वोट दिए हैं, नहीं दिए हैं, उनके लिए भी हमें काम करना है। और 2017 से लेके आज तक हम एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जनता में नहीं रहे या जनता का कुछ काम नहीं किया है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी कुछ समय होता है, कोई भी चीज़ हो, जैसे लव जिहाद है या जो भी, किसी भी संगठन का विषय हो या कोई भी विषय हो, तो हम हमेशा सदैव रहते हैं। इस बार क्या बीएमसी मनपा में मुंबई में क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरेगा? जी, ज़रूर। इस बार तो हम देख रहे हैं, अभी बिहार का आप ही आज ही रिज़ल्ट देखा है, तो इस बार तो भगवा में होना ही है। और महानगर पालिका पे भगवा में हमारे जैसे आशीष जी शेलार जी ने भी बोला है, अमित साठम जी ने बोला, और देवेंद्र जी ने भी परसों बोला कि भगवा मुंबई महानगर पालिका होनी ही है। अच्छा, अगर सूत्रों को अगर माने आप 157 वार्ड चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत की आप बात कर रही हैं, तो ऐसे अगर सूत्रों को अगर हम माने तो यहाँ पर और भी लोग दावेदारी अपना ठोक रहे हैं कि हमको टिकट हमको मिल गया है और हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, और आप वर्षों वर्षों तैयारी भी कर रही हैं, और जनता भी चाह रही है कि रेशमा चौगले जी ही हमारी उम्मीदवार बने। तो शीर्ष नेतृत्व ने आपको क्या भरोसा जताया है कि आपको उम्मीदवारी हम देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है पार्टी की ओर से और कभी होता भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, 2017 में भी मैं जब लड़ी थी, तो मुझे 14 दिन पहले ही पता चला था जब बेबी फॉर्म हाथ में आया था। ऐसे कभी भारतीय जनता पार्टी किसी को बताती नहीं है कि तुमको ही लड़ना है, तुमको ही करना है। वो सभी हम साथ में काम करते रहते हैं, और जब वरिष्ठ मिलके, सब मिलके जो भी निकलता है प्रयास, मतलब सभी से जो होता है कि भाई किसने अच्छा काम किया है, सब मिलके कोर कमेटी डिसाइड करती है। ऐसे किसी एक का नाम निकलता नहीं है। और काम तो सभी लोग कर रहे हैं, दावा तो सभी लोग करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि ये सभी लोग जो अभी महिला वार्ड हुआ है, तो ये जब कोरोना था तो ये महिलाएँ कहाँ थी? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, 2017 में जीते थे, अगर जीते भी नहीं होंगे तो भी आप कहाँ थे? जो आज महिला वार्ड होने के बाद तुरंत आप बाहर आए हो, तो ये होना गलत है। मुझे तो पता भी नहीं था कि महिला वार्ड होगा, लेकिन फिर भी मैं अथक प्रयास कर ही रही थी। गाँव की आप आदर्श बनती जा रही हो, चूँकि मामला यहाँ पे ऐसा है कि हम जैसे बताएँ कि फुल एजुकेटेड है, एक साइंटिस्ट है, ये जॉब भी करती है, अपने परिवार को एकत्र करके रखी है, और संगठन की भी सेवा करती रहती हैं, सभाएँ वगैरह भी लेती रहती हैं, और अब इनका जो वार्ड है 157 उसमें भी ये सक्रिय रहती हैं। तो जैसे कि हमने एक एक बार हमने सवाल पूछा था कि इतनी एनर्जी आपको आती कहाँ से है? ठीक है ना? तो उसमें भी ज़रा बताइए, चूँकि देखिए आपको पूरे देश की महिलाएँ आपको सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को भी कुछ संदेश देना चाहेंगी आप, जो छोटे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अपने आप के ऊपर कुछ तकलीफ़ कर लेती हैं, उस पे ज़रा बताइए? नहीं, ये छोटे में परेशानी दूर करने के लिए हमने सबसे बड़ा प्रयास किया, जैसे आपको मैंने उस दिन भी बोला
कि हमारे ऑफिस में जो महिलाएं आती है वो बोलती थी दीदी हमारे 2 बच्चे हैं, घर का काम करना है, खाना भी बनाना है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमको कुछ काम दीजिए, घर बैठ के काम दीजिए। तो इसीलिए हमने अलग-अलग कोर्स और अलग-अलग ट्रेनिंग महिलाओं की इसीलिए ली कि वो घर बैठ के कमा सके। हर महिला काम पे नहीं जा सकती, हर महिला जॉब पे नहीं जा सकती है उसके लिए वो भी ट्रेनिंग दी, वो भी किया, लेकिन जो नहीं जा सकती घर बैठ के वो कुछ कर पाए इसके लिए हमने प्रयास किया और वो सफल भी रहा। मतलब मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी कितनी सारी महिलाएं, सैकड़ों महिलाओं ने, मतलब हजारों महिलाओं ने आज तक मुझसे संपर्क ही किया इसलिए, और वो काम भी कर रही है अब। मैडम आप एक युवा है, देश की एक युवा बेटी हैं और बेटियों को आज देश सलाम करता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जा रही है। आज हमारे देश में नशा इस तरह बढ़ रहा है जैसे जो कोरोना काल में कोरोना की बीमारी बढ़ रही थी। तो आपने तो सैनिटाइजर मार दिया था कोरोना के समय में। तो ये जो नशे का व्यापार चल रहा है, सबसे बड़ी बात है नशे का व्यापार। अगर व्यापार नहीं होगा तो नशा का व्याप्त नहीं होगा। इसमें भी कुछ सोच है आपकी? जी जी, नशा मुक्ति के लिए भी हमने बीच में हमने एक से नो टू ड्रग्स कैंपेन किया था, और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में जाके हमने ये किया था, क्योंकि घरों में हम माँ बाप को बोलते हैं लेकिन बच्चे वो सुनते हैं ना सुना करते हैं, तो हमने उनको डेमो दिया था कि आप लोग ड्रग्स लेने के बाद क्या हो सकता है। तो से नो टू ड्रग्स का कैंपेन हमने किया था, और उसके लिए हमारे प्रयास भी चल रहे हैं। हम पुलिस स्टेशन से भी लगातार लेटर देते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब जहाँ अंधेरे होते हैं स्पेशली उनके जगह वहाँ होती है, तो उनको हटाने के लिए हम कभी-कभी खुद ही वैन भेज देते हैं पुलिस की, ये भी हम कार्य करते रहते हैं। लेकिन इस पे ऊपर और थोड़ा अगर हम प्रयास इस तरह से करना चाहते हैं कि जो पेडर है, इसके जो विक्रेते हैं, अगर वो पकड़े गए और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेटर हो, लेकिन अब तक हम वो नहीं कर पाए हैं। नहीं, आपको नहीं लगता जिस जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हो ऐसे और भी लोगों को प्रयास करना चाहिए? क्योंकि ये किसी वार्ड का या किसी जिले का या किसी तालुका या किसी स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। तो जैसे आप जो है अग्रसर होके कार्य कर रही, निडर होके कार्य कर रही हैं अपने देश के युवाओं को बचाने के लिए, तो हमारा ये था कि आप लोगों को संदेश दीजिए। चूँकि एक आप आइडल हैं, जैसे हमने कहा कि एक आप आइडल हैं, चाहे आपसे राजनीति ले लीजिए, चाहे आप एक महिला हैं, आप चाहे महिला के नाते आप अग्रसर कर लीजिए, चाहे आप एक युवा हैं, आप फुल एजुकेटेड, आपको विषय में कितना कहें, जितना कहें उतना ही कम है। क्योंकि आप देश की बेटी हैं, तो देश की बेटी कहने से शब्द रह नहीं जाता। तो मैं ये चाहता था कि आप देशवासियों को बोलिए जैसे आप कार्य कर रहे हो वैसे वो लोग भी आगे कार्य करें। मोदी जी ने कैसे सोचा? पूरे भारत में मोदी जी ने झाड़ू मार के साफ नहीं किया था। मोदी जी ने किया, उसके बाद आपने किया, फिर हमने किया, फिर लोगों ने किया, तो पूरा देश हमारा स्वच्छ हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से अगर जैसे आप कर रहे हो, नशे के खिलाफ आप काम कर रहे हो, अगर ऐसे लोग करें तो अच्छी बात होगी। इसमें भी कुछ संदेश दीजिए। जी, मैं कहना चाहूँगी स्पेशली युवाओं को, क्योंकि ये जो लत लगती है नशे की, ये युवाओं से लगती है। जब वो 14, 12, 15 साल के होते हैं तभी इनको ये स्टार्ट हो जाता है। आजकल स्कूल में भी हमने देखा है कि स्कूल में भी ये नशा का थोड़ा-सा चालू हो गया है व्यापार। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि हम अभी देश में अपना करियर बना रहे हैं, देश आगे जा रहा है। हम आज चौथी नगर, मतलब चौथे इसमें आ रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और हमारा इकोनॉमिकली बहुत आगे जा रही है इंडिया। ऐसे मौके हमको फिर नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो देश के साथ अगर हमारे युवाओं को ग्रोथ करनी होगी तो उनको अपना करियर बनाने के लिए खुद को नशे से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नशा मुक्त हो, नशे से लग गए तो उनका करियर तो रह गया। एक पर्सनल सवाल था लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि आपके राजनीति जीवन में आपका आइडल कौन है? राजनीति जीवन में आइडल, जैसे मैंने कहा, मैंने राजनीति ही मोदी जी को देख के शुरू की, लेकिन ऐसे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में मतलब सुषमा स्वराज जी, मतलब इतनी महिलाएं हैं, हम क्या बोले। अभी मोदी जी ने देखिए आप राष्ट्रपति ही महिलाओं को बनाया है, परराष्ट्र मंत्री हमारे सुषमा स्वराज जी थी। मतलब इतनी सारी महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमन जी है, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं कि जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो कर सकती है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब। तो आप कहना मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है महिलाओं को ज़्यादा ही सम्मान मिलता है जी ना? जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये देवी जी जो है इनको नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। जैसे ये नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडल मानती हैं, पहली बार ऐसे जो है मुंबई की पहली ऐसी नारी कहें कि ये मोदी जी का इनको आशीर्वाद मिल चुका। मोदी जी से आपका आशीर्वाद मिला, उस टाइम पे कैसा लगा था आपको? हाँ, हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आशीर्वाद ऐसे दिन मिला, रक्षाबंधन का दिन था, हम घर में थे और हमको पता चला कि मोदी जी ने हमको ट्विटर पे फॉलो किया है।
तो मतलब वो एक तरह से मेरे भाई बन गए। रक्षाबंधन के दिन पे मुझे गिफ्ट दिया, और वो तो पिता समान है, मतलब हर रिश्ते वो निभाते रहते हैं। तो मैं हक से बोल सकती हूँ, मोदी जी मेरे भाई जैसे उन्होंने गिफ्ट दिया था रक्षाबंधन के दिन, ट्विटर पे फॉलो किया था। अच्छा, एक अंतिम मेरा सवाल रहेगा, मैंने आपका समय बहुत ज़्यादा ले लिया। अब आप चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत 157 की सेविका हैं। तो आपके जो महाराष्ट्र सरकार है या महाराष्ट्र के जो आपके सर्वोच्च जो संगठन के हैं, उनसे कुछ आपकी माँग वगैरह है? मांग ऐसे नहीं, संगठन में सब देखते रहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि संगठन बढ़ाने के लिए और अपना जो देव देश का कार्य करने के लिए जो भी कार्य करता है, तो मेरी मांग रहेगी कि ऐसे लोगों को हमको चुनना चाहिए अभी। और वैसे ही किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी दो राय अलग हुआ है। आप तो देखते हैं कि मतलब हमेशा ऐसे ही इंसान को आगे लिया जाता है। आपका अनमोल समय देने के लिए दमदार 24 न्यूज़ आपको आभार व्यक्त करता है। जैसे कि हमने कहा कि इसमें रेशमा ताई जी थी और हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि रेशमा ताई के राजनीतिक जीवन पे हम चर्चा करेंगे और रेशमा ताई पूरे ईमानदारी से, पूरे ज़िम्मेवारी के साथ एकदम निर्भीकपूर्ण होके अपने जीवन के बारे में उन्होंने वार्तालाप किया है। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ साथ बने रहिए, हर खबर आप तक और भी राजनेताओं को दमदार 24 न्यूज़ जीवन की कहानी अपने दर्शकों के बीच में लाता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।